वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, सीको इंडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में अपने औसत वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। बहुत ही प्यारा सा शानदार सा चैप्टर है, संख्या पद्धति। आप सभी को पता है कि गणित का निर्माण किससे होता है या मैथ्स का निर्माण किससे होता है? संख्याओं से होता है। और गणित की सबसे पहली प्रश्नावली अपन चैप्टर बोले वो भी क्या होती है? संख्या पद्धति। तो अपन संख्या पद्धति को मैथ्स या गणित की नींव या आधार भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का स्टार्टिंग या पॉइंट क्या है? संख्या पद्धति। तो सबसे पहले अपन बात करें कि संख्या पद्धति से एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन संख्या पद्धति से मिनिमम, जैसे अपन प्री एग्जाम की बात करें, एसएससी में, बैंक में, एनटीपीसी में, डी ग्रुप में, और आजकल पटवार में भी मैथ जोड़ दी गई है। इन कंपटीशन एग्जाम में अगर अपन बात करें कि जिस भी कंपटीशन एग्जाम में अंगणित का पार्ट आता है उसमें संख्या पद्धति से मैथ्स का एवरेज आता है लगभग 10%। अपन जैसे एसएससी सीजीएल मेंस की बात करें तो उसमें ये रेशो, सीजीएल में ये रेशो 10 से 15% तक चला जाता है। तो ये बहुत ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपन थोड़ा डीपली पढ़ेंगे आज। तो पहले सबसे पहले अपन समझते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्याओं के बारे में अपन थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि संख्या क्या होती है। जब दो या दो से अधिक अंक एक साथ आ जाते हैं तो उनसे संख्याओं का निर्माण होता है। मैथ के अंदर अंकों की संख्याएं 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कितने अंक हो गए? 10। जब इन्हीं अंकों में से एक दो अंक एक साथ आ जाते हैं तो इनसे संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे अपन दो अंक ले लें, ये क्या हो गई? 34, एक संख्या हो गई। अगर इसको लेके अपन 43, ये भी क्या हो गई? एक संख्या। जब इनको अपन ज्यादा भी ले सकते हैं, अभी अपन ने दो लिए, इनको 3, 4, 5 कितने भी ले सकते हैं। जैसे अपन ले ले 7, 8, 9, 6, 0, ये क्या हो गई? एक संख्या। और इन्हीं संख्याओं से अपनी स्टार्ट होती है संख्या पद्धति। पहले अपन ये समझे इस संख्याओं को पहचानते कैसे, या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण भी बोल सकते हैं अपन। संख्याओं का वर्गीकरण अलग अलग टीचर द्वारा सभी के द्वारा अलग अलग किया गया है, बट उनका सबका निचोड़ एक ही आता है। तो अपन पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अपन को एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आज तक तो पूछा नहीं गया, क्योंकि अपने पेपर की ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो अपने डायरेक्ट ये कभी नहीं पूछा जाता कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताइए, या वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, काल्पनिक संख्या कितने प्रकार की होती है। आपको आज तक तो ये पूछा नहीं गया, बट इसकी बेसिक जानकारी अपन को होनी चाहिए, क्योंकि तभी अपन को संख्या के आधारित जितने भी टाइप होंगे वो समझ में आएंगे। तो अपन इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले संख्याओं को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है वास्तविक संख्या, और दूसरे पार्ट में इनको डिवाइड किया है काल्पनिक संख्या। पहले अपन काल्पनिक संख्याओं की बात करें। काल्पनिक संख्याओं को अपन इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। काल्पनिक संख्याओं वाला अपना चैप्टर अपने चैप्टर में सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। बट अपन बात करें कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती है जिनको अपन ज्ञात नहीं कर सकते, या माइनस रूट वाली संख्याएं कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या होती है। ऐसे हो गया -√5। जो माइनस में हो और रूट में हो सभी काल्पनिक संख्याओं के अंदर आता है। जैसे √-11, √21, वो भी माइनस में। ये कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्याएं। अब अपन बात करें वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अपने सिलेबस में है। जितनी भी संख्या अपने सिलेबस में या चलती है, जो अपने मैथ में जब अपन बात करें कि जितनी संख्या अपन यूज में लेते हैं वो सारी किन में आती है? वास्तविक संख्याओं में आती है। जैसे अपन संख्या ले 2, 9, 22/7, 11, 21, ये सारी कैसी है? वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे अपन रूट में भी ले ले, √4, √9, ये सारी किस में आती है?
वास्तविक संख्याओं में आती है। आगे जाके वास्तविक संख्याओं में को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में डिवाइड किया है उनको देखते हैं अपन। वास्तविक संख्या को फिर दो पार्टों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होता है परिमेय संख्या, और दूसरे पार्ट में डिवाइड किया है इनको अपरिमेय संख्या। पहले अपने संख्या पद्धति को दो पार्टों में, संख्याओं को दो पार्टों में डिवाइड किया, वास्तविक नंबर एवं काल्पनिक नंबर। फिर वास्तविक नंबरों को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले अपन बात करें कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अपन कोई भी संख्या दे रखी है आपको 2, ये क्या होगा 2/1, ये क्या होगी एक परिमेय संख्या। या अपन बात करें कि जिन भी संख्याओं को अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उनको सभी को अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे अपन 2-3 एग्जाम्पल ले, 3/7, 9/11, 11/19, ये क्या होगी, ये सभी परिमेय संख्याएं हो गई। बट अपन इसमें बात करें, परिमेय संख्याओं में भी एक शर्त होती है जो अपना q, इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, जिन संख्याओं को अपन p बटा q में लिख सकते हैं वो संख्या कौन सी कहलाती है, परिमेय संख्या है। बट यहाँ पे एक शर्त होती है, q इजिकल टू नॉट 0 होना चाहिए। q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जब भी q का मान 0 हो जाएगा तो पूरा मान क्या निकल के आ जाएगा, अनंत निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, q इजिकल टू नॉट 0। फिर अपन बात करें अपरिमेय संख्याओं की, ये कौन सी होगी, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, या जो रूट वाली संख्याएं होती है जिनको अपन, जिनका मान नहीं निकाल सकते, उनको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे इनका एग्जांपल ले, √3, √5, √11, ये कैसी हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई। इस तरह अपन ने वास्तविक संख्याओं को भी दो पार्टों में डिवाइड किया। आगे जाके परिमेय संख्याओं को फिर दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में, एक तो होता है पूर्णांक संख्या, और एक पार्ट होता है दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्याओं के अंदर अपने मैथ की जो अल्फाबेट, वो अंगणित वाले वो पार्ट आते हैं, जैसे उनको अपन डिजिट बोल सकते हैं, वो सारे किस में आते हैं, पूर्णांक संख्याओं में। पूर्णांक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, ये होती है 0 से कहाँ तक चली जाती है, प्लस अनंत तक, और इधर चलती है माइनस अनंत तक। ये कौन सी संख्या होगी, ये होगी पूर्णांक संख्या। और दशमलव संख्याओं के बारे में आपको पता है कि दशमलव संख्या कौन सी होती है, जिनमें दशमलव आए, जैसे 0.1, 0.1, 1.0, 1.7, ये कौन सी संख्या होगी, दशमलव संख्या। तो अपन ने पूर्णांक संख्याओं को कितने पार्टों में डिवाइड किया, दो पार्टों में। एक नहीं, अपन ने परिमेय संख्या को कितने पार्टों में डिवाइड किया, दो पार्टों में, पूर्णांक संख्या और एक दशमलव संख्या। अब आगे जाके फिर जो ये अपनी पूर्णांक संख्या है, इनको फिर तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है इसमें धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, शून्य संख्या, शून्य पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अभी मैंने बताया कि पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, माइनस अनंत से चलती जाती है, 0 से क्या चलेगी, प्लस अनंत तक। ये कौन सी संख्या होगी, ये होगी पूर्णांक संख्या है। अपन इसको तीन पार्टों में डिवाइड किया है। एक पार्ट होता है धनात्मक पूर्णांक का, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक का, और एक होता है शून्य वाला पार्ट। तो अपन शून्य वाले पार्ट में तो क्या आएगा, शून्य आएगा। धनात्मक वाले पार्ट में धनात्मक संख्या लेंगे, तो शून्य वाले पार्ट में अपन इसमें कहां से स्टार्ट किया था, शून्य से कहां तक चले थे, अनंत तक। बट यहाँ पे शून्य तो शून्य वाले पार्ट में आ गया, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, एक से, प्लस एक से प्लस अनंत तक चलती जाएगी। वो कौन सी संख्या होगी, धनात्मक पूर्णांक। अपन बात करें ऋणात्मक पूर्णांक, तो अपन ने 0 से ले लिया, 0 से लेके कहां तक, माइनस अनंत तक जो संख्या चलेगी उनको क्या बोलेंगे अपन, ऋणात्मक पूर्णांक। ये कहां से स्टार्ट होगी, -1 से।
अगली -2, कहाँ तक चलेगी? माइनस अनंत पूर्णांक तक ये संख्याएं चलेगी। तो अपने पूर्णांक संख्याओं को 3 पार्टों में डिवाइड किया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अपन धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्याएं भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है और प्लस अनंत तक चलती जाती है, उनको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो अपन धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो अपन धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या बोलते हैं, और ये क्या होता है कि ऋणात्मक पूर्णांक, जो माइनस वाली वैल्यू होती है उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और शून्य अपना शून्य होता ही है। आगे जाके धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्याओं को भी और पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पार्टों में डिवाइड किया है? प्राकृत संख्याएं लिख सकते हैं अपन, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वो होती है जो 1 से स्टार्ट हो, उनको अपन प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यह तो नहीं पूछा गया कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, बट ये पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या का औसत बताइए या उनका n का योग बताइए, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये तो ज्ञान होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्याओं को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक होता है सम संख्या का और एक होता है विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप सभी जानते हो। जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती है या जिनका अंतिम अक्षर 2 से डिवाइड हो, वो सभी संख्या कैसी कहलाती है? सम संख्या। और जो 2 से डिवाइड नहीं हो, वो कौन सी होती है? विषम संख्या। विषम संख्या में अपन बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। सम संख्याओं में कौन सी आएगी? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये कौन सी संख्या होगी? सभी सम संख्या। आगे जाके प्राकृत संख्याओं को भी 2 पार्टों में और डिवाइड किया है, या अपन ये बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं को 4 पार्टों में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से पार्टों में डिवाइड किया है इनको, प्राकृत संख्याओं को? योगी अपनी प्राकृत संख्या, या इनको बोले अपन धनात्मक पूर्णांक। इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो होता है भाज्य संख्या, और एक दूसरा पार्ट में बांटा इनको अभाज्य संख्या। तो पहले अपने प्राकृत संख्या को सम और विषम में बांटा, और इन्हीं प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांकों को अपन ने किस में बांटा? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या में। तो अपन बात करें कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। गुणनखंड में 2 संख्या कौन सी आएगी? एक तो स्वयं आएगी और एक आएगा, और इसके अलावा भी कोई संख्या हो तो उनको अपन कौन सी संख्याएं बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। या अपन डायरेक्ट बात करें कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती है जिनमें स्वयं का, एक का और किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वो सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपन बात करें भाज्य संख्या क्या होगी? 4। 4 को अपन भाज्य संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि 4 हो गया, 4 में किसका भाग जाता है? एक तो 1 का जाता है, एक 4 का जाता है, और एक किसका जाता है? 2 का। तो ये कैसी संख्या होगी? 4 एक भाज्य संख्या होगी। मैंने अभी बताया कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 1 भी हो गया, 4 भी हो गया, 2 भी हो गया। इस 4 को भी अपन 2 × 2 में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो रहे हैं, अपन इसको क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या बोल सकते हैं। आगे अपन देखें, अगला था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें सिर्फ 2 ही संख्याओं का भाग जाए या जिनका गुणनखंड 2 ही हो। जैसे अपन बात करें, एक संख्या लें, 4 अपनी कैसी थी? भाज्य संख्या। अपन ले 5। 5 कैसी है? कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 2। एक तो स्वयं 5 हो गया और एक हो गया। अगर इसको अपन डिवाइड वाले से समझें तो वो संख्याएं तो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो या भाग जाए, वे सभी संख्या कैसी संख्याएं कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 5 किससे डिवाइड होती है? एक तो 5 से होती है और एक 1 से। तो एक कैसी संख्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याओं का अपन एग्जाम्पल है तो कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, अपने 11, 13, 17, 19, कहाँ तक चलती जाती है? ये अपने अनंत तक चलती जाती है। भाज्य संख्या में 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इससे आगे ये कहाँ तक चलती जाएगी? अनंत तक। ये होगी अपनी भाज्य संख्या, ये होगी अभाज्य संख्या।
अपन को एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। इससे एक दो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो मोस्ट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी बातें आप नोट कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है यहाँ पे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा अपन को पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। एक और पूछा जाता है कि एकमात्र कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य भी है। तो कौन सी संख्या है? एकमात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 2 से लेके अनंत तक, वो सारी कैसी है? विषम संख्या है। एकमात्र 2 ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अपन को एक तीसरा पूछा जाता है एक कैसी संख्या है। इसमें ऑप्शन में अपन को दिया होता है सम संख्या है, सम अभाज्य है, विषम अभाज्य है या भाज्य संख्या है। इनमें से कोई नहीं। तो अपन ने एक को न तो भाज्य में लिया है न अभाज्य में लिया है। तो एक क्या है? न तो भाज्य संख्या है और न एक अभाज्य संख्या है। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक स्वयं से गुणा होता है, बट उसके बावजूद सभी संख्याओं से और गुणा होता है। किसी भी संख्या को आप देख लेना जिसमें एक का मल्टीपल तो होगा ही, क्योंकि अपन ले 4 तो इसको 4 को अपन 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। अपन भाज्य की बात करें, अभाज्य ये हो गया अपना भाज्य, और ये बात करें अपन अभाज्य में। अभाज्य में अपन कोई भी संख्या ले लो, अपन ले ले 3, तो 3 का क्या हो गया? 3 इंटू 1। तो एक सेम से तो होता ही है, बट और सभी संख्याओं से गुणा होता है, इसलिए अपन एक को क्या बोलते हैं? न तो अभाज्य और न भाज्य। तो एक को अपन बीच में ही रखते हैं, न तो इसको अपन भाज्य में ले रहे हैं और न अभाज्य में। तो आपको पूछा जा सकता है कि एक कैसी संख्या है? तो एक न तो अभाज्य और न भाज्य। आगे अपन बात करें, मैंने अभी आपको बताया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है पाई कैसी संख्या है। अगर आपको डायरेक्ट पाई दिया हुआ है तो पाई कैसी संख्या है? कि अपरिमेय संख्या है। बट अगर आपको पाई का मान दे रखा हो, पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये कैसी संख्या है? कि परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका रीजन क्या है? अगर पाई डायरेक्ट लिखा हुआ है तो अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका मान क्या है। बट अपन को एग्जाम में इसका मान दे रखा हो 22/7, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 को अपन मान निकाल सकते हैं। 22/7 पाई का मान क्या होता है? 3.1428557। और यही मान आगे रिपीटेशन होता है। क्या आएगा आगे? यही हुआ 1428557। तो अपन इसका मान निकाल सकते हैं, या इसको अपन p/q में लिख सकते हैं, या इसको अपन भिन्न में लिख सकते हैं। इसलिए अपन पाई के मान को 22/7 को तो अपन परिमेय संख्या बोलते हैं और पाई को एक अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि अपन संख्याओं को कैसे पहचानते हैं। क्योंकि अगर जब तक अपन को संख्याओं का नहीं पता होगा तो अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इनका कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये कभी नहीं पूछा जाता। बट अपन को जब इनका पता होगा तभी तो अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं डायरेक्टली, कि अपन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कैसे करते हैं, नंबरों का विभाजन या वर्गीकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन संख्याओं को 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक वास्तविक संख्या वाला पार्ट, एक काल्पनिक संख्या वाला पार्ट। काल्पनिक संख्याओं को अपन ने नहीं समझा, क्योंकि काल्पनिक संख्या अपने सिलेबस में है ही नहीं। अपन ने किसकी बात की? वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो अपने सिलेबस में चलती है, 2, 4 रूट वाली, माइनस वाली, या परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। सारी संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अपन ने वास्तविक संख्याओं को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक पार्ट परिमेय संख्या का, एक पार्ट अपरिमेय संख्या का। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिनको अपन p/q में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं, और जिनको अपन p/q में नहीं लिख सकते या जिनको अपन डिफाइन नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? अपन अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मैंने एग्जांपल बताया, कौन सा? 22/7। ये पूछा जाता है।
अपरिमेय संख्या का अपन ले ले पाई। ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये अपने एग्जाम में पूछा जाता है। आगे जाके प्रीमेय संख्याओं को फिर दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक पूर्णांक संख्याओं का और एक दशमलव संख्याओं को। पूर्णांक संख्याओं में कौन सी संख्याएं लेते हैं अपन, मैंने भी आप एक रेखा द्वारा और समझाता हूं आपको इन सभी संख्याओं को। एक होती है संख्या रेखा, ये क्या है कि संख्या रेखा जो किसमें चलती है, गणित में, संख्या रेखा जो स्टार्ट कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होती है और प्लस अनंत तक चलती जाती है, और इधर ये माइनस से अनंत तक चलती जाती है। यह पूरी संख्या क्या कहलाती है कि पूर्णांक संख्या। इस पूरी रेखा को अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी पूर्णांक संख्याओं को अपन आगे जाके तीन पार्टों में और डिवाइड करते हैं। कौन सा होता है, एक तो होता है ऋणात्मक का, एक होता है धनात्मक का, और एक होता है शून्य संख्या का। तो इसमें पूर्णांक जो धनात्मक है उसको अपन क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक अपना शून्य पूर्णांक है ही, ये क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। मैंने अभी बताया कि धनात्मक पूर्णांक को अपन प्राकृत संख्याएं भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं भी एक से स्टार्ट होती है और धनात्मक पूर्णांक भी अपना एक से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि शून्य को अपन अलग ही ले लिया है कि शून्य संख्या या शून्य धनात्मक या वो शून्य पूर्णांक भी अपन इसको बोल सकते हैं। अगर इसी की मैं बात करूं, ये क्या होगा, अपने प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हुई, एक से। ये वाले पार्ट को अपन ने धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्याएं बोला। अगर इसी में मैं 0 और ऐड कर देता हूं तो ये कैसी संख्या बन जाएगी, ये एक पूर्ण संख्याएं बन जाती है, क्योंकि पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से। तो यहाँ पे अपन इसको बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में अपन क्या ऐड कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड कर रहे हैं। प्राकृत संख्या अपन स्टार्ट कर रहे थे 1 से, 1 2 3 4 5। अगर इसी में अपन 0 और ऐड कर देते हैं तो क्या हो गई, ये पूर्ण संख्या। और ये कैसी होगी, प्राकृत संख्या है, इसको बोल दिया अपने ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोल दिया धनात्मक पूर्णांक। अगर इसमें ये और ऐड कर देते हैं तो ये बन गया पूर्ण संख्याएं। अपन ने पूर्ण संख्याएं कितने पार्टों में डिवाइड की, तीन पार्टों में। दशमलव पार्ट वाले में वही आती है जो संख्या दशमलव में हो या जिनके बीच में दशमलव लगा हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। आगे जाके अपन ने धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्याएं भी बोल सकते हैं उनको। प्राकृत संख्याओं के आगे जाके अपन ने चार पार्टों में डिवाइड किया, एक सम संख्या का पार्ट, एक विषम संख्या का, एक भाज्य संख्या का और एक अभाज्य संख्याओं का। सम संख्याएं 2 4 6 8 10 और विषम संख्या में अपन ने ली 1 3 5 7 9 11 13। भाज्य संख्याओं में वे संख्याएं जो स्वयं से और अन्य संख्याओं से भाग डिवाइड हो उनको क्या बोलते हैं अपन, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में अपन ने ली 2 3 5 7 11 13 17 19, या आगे अनंत तक चलती जाती है। अपने एग्जाम में पूछा जाता है भाज्य संख्याओं से। अपन इसको थोड़ा मिटा देते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से लेके 25 तक की 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। एक से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं। आगे इसी की अपन बात करें 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर आगे इसी की बात करें 1 से लेके 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आपको एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाएगा 1 से लेके 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं बताएं। आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, न कि ये पूछा जाएगा कि सभी संख्याएं बताइए। क्योंकि अपना पेपर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें अपन से ये तो पूछा भी नहीं जा सकता कि सभी संख्याएं लिखिए। तो आपको याद रखना है 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9 अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं। 1 से 75 तक
21 अभाज्य संख्याएं। एक से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं। ये हो गई अपनी भाज्य संख्याएं, ये हो गई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में मैंने आपको बताया 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी बताई। बट इस अगर मैं एक एग्जांपल और द्वारा आपको पूछूं जो अपना किससे संबंधित है, मैंने अभी बताया प्राकृत संख्या। कौन सी थी? जो संख्याएं एक से स्टार्ट हो, धनात्मक पूर्णांक, 1 2 3 4 कहां तक चलेगी? अनंत तक। एक पूछूं मैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी? प्राकृत संख्या अपन 0 एरर ऐड कर देते तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। तो क्या हो गई? 0 1 2 3 कहां तक चलेगी ये संख्या? अनंत तक। तो एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है क्या? तो ये बात सही है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है क्या? यह बात गलत है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है कि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अगर इन इसको अपन रीजनिंग का एक चैप्टर है वेन आरेख, जिसमें अपन को पूछा जाता है कि पॉसिबिलिटी पूछी जाती है कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती। अपन ये ले प्राकृत संख्याएं, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या हो सकती है? प्राकृत संख्याएं। तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। इस आरेख द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं तो कैसी हो सकती है? प्राकृत संख्याएं हो सकती है, क्योंकि ये किसकी तरफ चलता है? अपना एरो केंद्र की तरफ चलता है। यह बात अपने रीजनिंग वाले टीचर से समझना कि ये कैसे होता है अपना, क्योंकि ये अपने चैप्टर में भी नहीं है। बट मैं तो आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि इसको अपन वेन आरेख द्वारा भी समझ सकते हैं। बट ये एरो बाहर की तरफ नहीं चलता। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, बट पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है। इस तरह दोस्तों अपन संख्या पद्धति पे जितने भी या संख्याओं पे आधारित जितने भी वर्गीकरण थे वो उनके बारे में अपन ने चर्चा की। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एवं लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइज।